हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्स विजन। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम होगा एटीट्यूड। साइकोलॉजी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, करते हैं माय डियर फ्रेंड अपने टॉपिक की स्टार्टिंग से। साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, चलिए एटीट्यूड। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति, ठीक है। एटीट्यूड ये वे वाला एटीट्यूड नहीं है। देख, मेरा फोन में नहीं उठाती, कितना एटीट्यूड है। देखती भी नहीं है मेरे कान, नहीं तो कितना एटीट्यूड है। ये वो एटीट्यूड नहीं है। अगर आप उस एटीट्यूड को समझ के इस वीडियो को देख रहे हो तो ये आपके लिए वो वीडियो नहीं है। ठीक है, ये साइकोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। एटीट्यूड का सिंपल सा मतलब क्या होता है? किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति पॉजिटिव और नेगेटिव रुझान को, सकारात्मक या नकारात्मक रुझान को ही हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं, अभिवृत्ति बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक विषय वे विषय होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। उन सभी विषयों को बोलते हैं हम मनोवैज्ञानिक विषय। ठीक है, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि अभिवृत्ति एटीट्यूड का मतलब क्या है, तो किसी भी विषय के प्रति, मनोवैज्ञानिक विषय छोड़िए, आप किसी भी विषय याद कीजिए कि किसी भी विषय के प्रति पॉजिटिव और नेगेटिव रुझान को ही हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। जैसे किसी को सफेद शर्ट पसंद होती है तो उसका सफेद शर्ट के प्रति क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। किसी को सफेद शर्ट नहीं अच्छी लगती है तो उसका स्पेस अर्थ के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होता है। जैसे कि वर्तमान में हम मानते हैं कि जो भारतीय लोग हैं उनका जो एटीट्यूड है ना, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा है। वेस्टर्न, जैसे कि पढ़ाई को लेकर के तो सब बोलेंगे कि यार वेस्टर्न में जो पढ़ाई होती है ना, पश्चिमी देशों में जो पढ़ाई होती है, वैसी पढ़ाई इंडिया में नहीं होती है। तो उनका जो है वेस्टर्न पढ़ाई को लेकर कैसा एटीट्यूड है? पॉजिटिव एटीट्यूड है। और भारतीय की पढ़ाई के लेकर क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कहूँ कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? किसी भी विषय के प्रति सकारात्मक एवं नकारात्मक रुझान को ही हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड बोलते हैं। जैसे किसी को बर्गर पसंद है, वो कहेगा यार मुझे तो बर्गर पसंद है, तो उसका बर्गर के प्रति कैसा एटीट्यूड है? पॉजिटिव एटीट्यूड है। कोई कहेगा मुझे तो फास्ट फूड पसंद ही नहीं है, मुझे तो घर का खाना ही अच्छा लगता है, बाहर घूमना पसंद नहीं है, तो ये उसका क्या होता है? एटीट्यूड होता है। जिसके प्रति उसका लगाव होता है तो उसका मतलब उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिसके प्रति उसका नहीं लगाव होता है तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड है। सिंपल सी लैंग्वेज थी ये एटीट्यूड की। समझ में आया? ठीक है, अब समझते हैं कि हम इस पर ना बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने एटीट्यूड के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। अब हम एटीट्यूड को विस्तार से समझते हैं। एक थर्स्टन थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिक आया। थर्स्टन 1940 के दशक में 1940 के दशक में इन्होंने क्या कहा कि भाई, हम जब किसी भी चीज का इवेलुएशन करेंगे ना, मूल्यांकन करेंगे, अगर उसका मूल्यांकन भावना से भरा है तो उसको बोलेंगे हम एटीट्यूड बोलेंगे। ये एटीट्यूड के डेवलपमेंट में कई मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा दी। जैसे कि थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा कि भाई, हमें किसी भी चीज के प्रति एटीट्यूड बनाना है ना, तो उसमें हमें एक चीज याद रखनी होगी। एक तो उसका मूल्यांकन करते वक्त, इवेल्युएशन करते वक्त उसमें क्या होनी चाहिए? भावनाएं होनी चाहिए। इवेल्युएशन करते वक्त क्या होनी चाहिए? भावना।
इमोशंस होने चाहिए। ठीक है, ये इसके फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम यूनिफैक्टर ऑफ डेफिनेशन एटीट्यूड। यूनिफैक्टर, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सी शर्ट पसंद है, तो आप कहते हो कि भाई मुझको तो ब्लैक शर्ट पसंद है। तो चलिए मैं आपके लिए क्या ले आया, ब्लैक शर्ट ले आया। तो उस आपने आपकी चीज का क्या होगा, इवेल्युएशन होगा। जैसे ही आपको ब्लैक शर्ट मिलती है ना, तो आप खुशी के मारे उछल पड़ते हो। तो मतलब कि आपको उस शर्ट के प्रति आपकी क्या थी, भावना भी थी, इमोशंस भी थे। तो इसको बोलेंगे हम एटीट्यूड। किसी भी विषय का मूल्यांकन करते वक्त, इवैल्यूएशन करते वक्त अगर भावनाएं भी अंदर से उत्प्रेरित हो रही है, या भावनाओं का भी, इमोशंस भी जाग रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम एटीट्यूड बोलते हैं। समझ में? जैसे कि सपोज कीजिए कि मेरे फोन का जो कवर है ना, वो ब्लैक कलर का है। अगर उस ब्लैक कवर की जगह अगर ब्लू कलर भी होएगा, तो भी मुझे कोई तनाव नहीं होगी। तो सिंपल सा मतलब है कि उस फोन के प्रति जो है मेरा एटीट्यूड ठीक है, मैं तो न्यूट्रल हूँ भाई। अगर ब्लैक कवर है तो भी ठीक है, ब्लू कलर है तो भी ठीक है। तो क्या है कि मैं उसके प्रति क्या हूँ, बिल्कुल ही न्यूट्रल हूँ। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, मुझे तो मेरे फोन का जो है ब्लैक कलर ही चाहिए, नहीं तो मैं रोने लग जाऊंगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, इवेल्युएशन करते वक्त क्या हो रहा है, भावनाओं का भी उद्गार हो रहा है। तो इसको इन्होंने क्या कहा, एटीट्यूड की परिभाषा परिभाषित किया इन्होंने इसके आधार पर, यूनिफैक्टर के आधार पर, कि किसी भी विषय के प्रति पॉजिटिव और नेगेटिव रुझान के बाद अंदर से इमोशंस भी जाग रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मम्मी आपसे पूछेगी, बेटा आज मैं बाजार जा रही हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, बताओ। तो आपने कह दिया कि मम्मी मम्मी मेरी ना वो येलो कलर की शर्ट जरूर लाना, मुझे बहुत पसंद लगती है, मतलब बर्थडे पार्टी है ना मेरे फ्रेंड की, मैं तो उसी शर्ट को पहन के जाऊंगा। मम्मी बोली ठीक है बेटा, वो शर्ट लाऊंगी तेरी। मम्मी ने पूरे मार्केट में घूम ली, लेकिन वही पीली शर्ट नहीं मिली। मम्मी ने सोचा कि बच्चा पार्टी में जाएगा तो कोई और दूसरी शर्ट ले लो। तो मम्मी ने उसके लिए एक ब्लैक शर्ट ले चली। तो उसने रो रो के हाल मचा दिया कि मम्मी ये मेरी ब्लैक शर्ट क्यों ले आई, मुझे मैंने तो येलो मंगाई थी, येलो मंगाई थी। तो मतलब क्या है कि उसका इमोशंस क्या था, दुखी होने का था। उसको जैसे शर्ट मिली ना, तो उसको येलो कलर की शर्ट नहीं मिली, ब्लैक कलर की शर्ट मिली, अब वो दुखी हो गया। ठीक है, अब सामने उसके पापा आए, पापा ने बोला ले बेटा तेरे लिए पीली शर्ट। तो वो जाग जगह, उठ उठ खुशी होकर नाचने लगा, पापा की गोदी चढ़ गया, वाह पापा आपने तो मेरे सपना पूरा कर दिया, मेरा ख्वाब पूरा कर दिया, थैंक यू थैंक यू। तो ठीक है, तो जब किसी भी चीज के प्रति हमारा नेगेटिव पॉजिटिव रुझान अगर भावनाओं के साथ साथ होता है, तो उसको एटीट्यूड बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू थर्स्टन नामक नेम साइकोलॉजिस्ट। तो बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है, थर्स्टन ने बोला कि भाई किसी भी चीज का मूल्यांकन करते वक्त अगर इमोशंस आ रहे हैं, तो उसका एटीट्यूड होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम यूनिफैक्टर ऑफ डेफिनेशन। बात समझ में आई? जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया, अब मुझे कोई कहे कि भैया जी क्या लाएं आपके लिए, कॉफी ठंडा है, मैंने कह दिया यार कुछ भी ला, लेकिन ठंडी चीज लाना। अब वो ले आया, सपोज करो वो मीठा पानी ले आया, नींबू का पानी ले आया। तो मैंने कहा कोई नहीं भाई ठीक है। अब फिर वो कोल्ड ड्रिंक भी ले आता, अगर वो नींबू पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक ले आता, तो मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं भाई, कोई ठंडी सी चीज लानी थी, गर्मी बहुत हो रही है, तो कुछ भी ठंडी चीज दे जा, नींबू पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, रूह अफ़ज़ा हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ठंडी चीज होनी चाहिए। एक तो ये है। अब मेरा किसी भी चीज के प्रति कोई एटीट्यूड नहीं है। अब कोई बच्चा कह दे कि मुझे ना वो ब्लैक कलर की आती है ना वो कोल्ड ड्रिंक, वही चाहिए, वही ठंडे मिला हो, तो वो किसी कारणवश नहीं मिली, भाई साहब लिया उसकी जगह ड्यू लिया है, वो बच्चा रो रो के हंगामा मचा देगा, नहीं मुझे तो ब्लैक कलर वाली चाहिए, ब्लैक कलर वाली चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि उस बच्चे के लिए जो कोको कोला होता है उसके प्रति उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। या तो बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद और भी मनोवैज्ञानिक आए, फिर उन्होंने और भी एटीट्यूड के बारे में बताया। ठीक है, जो थर्स्टन नामक जो साइंटिस्ट, जो थर्स्टन नामक आए थे, इन्होंने यूनिफैक्टर दिया, मतलब एक ही फैक्टर। इन्होंने कहा कि भाई किसी के प्रति इमोशंस का आना ही क्या होता है, एटीट्यूड होता है। फिर और साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उन्होंने कहा कि जो एटीट्यूड होता है ना, कई साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर कहा,
उन्होंने कहा कि भाई दो चीज होनी चाहिए एटीट्यूड में, दो चीजें होती है। एक तो किसी भी चीज का क्या होता है, कोग्निशन होता है। कोग्निशन, COGNITATI, कोग्निशन, कोग्निशन, ठीक है। और एक होता है अफेक्शन। आगे के जो मनोवैज्ञानिक आए ना, उन्होंने कहा कि भाई एटीट्यूड में ना दो चीजें होती है, एक तो होता है कोग्निशन और एक होता है अफेक्शन। क्या होता है? अफेक्शन, अफेक्शन। पहले इन शब्दावली को समझते हैं हम। देखो कोग्निशन, कोग्निशन का मतलब क्या होता है? संज्ञान। क्या होता है? संज्ञान। एक होता है कोग्निटिव, उसको बोलते हैं हम संज्ञानात्मक। एक होता है अफेक्शन, इसको बोलते हैं हम भावना। एक बोलते हैं अफेक्टिव, इसको बोलते हैं हम भावनात्मक। आपको ये विजिबल होगा, नहीं है तो मैं बोल भी रहा हूँ। कोग्निशन एक कोग्निटिव, अफेक्शन एक अफेक्टिव होता है, ठीक है। एक होता है बिहेवियर, इसको बोलते हैं हम व्यवहार। एक होता है बिहेवियर, इसको बोलते हैं हम व्यवहारात्मक। इन शब्दों को समझिएगा। संज्ञान का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना, संज्ञान, कोग्निशन, ठीक है। अगर मैं इसके आगे क्या लगा देता हूँ, री लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाता है? पहचानना। क्या हो जाता है? पहचानना, ठीक है। आप किसी भी चीज को पहचानते कब हो? जब आपने उसको पहले कभी ना कभी देखा हो, हाँ या ना? ठीक है। कोग्निशन होता है जानना, इसके आगे री लगा दिया, ये होगा रिकॉग्निशन, जिसको हम बोलते हैं पहचानना। अब कोई भी चीज बोले कि भाई इसको पहचानते हो, उसको भाई तभी तो पहचानेंगे जब हम इसको किसी ना किसी रूप में जानते होंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे कोई बच्चे की भाई देखिए ये तेरी एक लड़का ये तेरी क्लास में आता है, क्या तो उसको पहचानता है? पहचानता का मतलब है कि भाई कभी ना कभी तो तू इसको जानता ही था, तभी तो तू इसको पहचानने की कोशिश कर रहा है। और हम किसी भी चीज को तभी पहचानते हैं, हम किसी भी चीज को तभी पहचानते हैं जब हमने उसको कभी ना कभी देखा हो। तो कॉग्निशन का मतलब क्या होता है? जानना। आप किसी भी चीज के बारे में जानते हो, अच्छा जानते हो या बुरा जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जानते हो। कॉग्निशन मतलब जानना। और उस जानने से आपके अंदर से इमोशंस जाग उठे हैं। इमोशंस का क्या हुआ है? उद्गार हुआ है, अंदर से इरप्शन हुआ, इरप्ट हुए इमोशंस, ठीक है। किसी भी चीज को जानकर इमोशंस का आना ही एटीट्यूड होता है, अकॉर्डिंग टू द टू फैक्टर ऑफ एटीट्यूड। जैसे कई लोग, हरियाणा वाले लोग सुनते हैं कि भाई बिहारी जो होते हैं ना ये खराब होते हैं। अब वे जानते हैं, अच्छा जानते हैं, बुरा जानते हैं, गलत जानते हैं, सही जानते हैं, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको इतना पता है कि हाँ ये खराब होते हैं। अब उनको देखकर गुस्सा भी आता है उनको, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल लेंगे? एटीट्यूड बोलेंगे। तो जो डबल फैक्टर की, जो सेकंड फैक्टर की जो डेफिनेशन आई है इसकी, इसमें यही बताया गया है कि भाई किसी भी चीज को जानकर सही जानते हो या गलत जानते हो, इस पर इतनी बर्फ फर्क नहीं पड़ता। जानकर अगर इमोशंस आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब एटीट्यूड है। जैसे अक्सर आपने केरला स्टोरी टू मूवी देखी हो, तो उसमें कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं कि हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों को कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, वो सही गलत, वे बल्कि गलत ही बातें होती है, सही नहीं बताते हुए झूठी बोलते हैं। लेकिन उनके झूठ बोलने से जो हिंदू कम्युनिटी की जो लड़कियां होती है, उनमें इमोशंस जागते हैं।
इमोशंस जगते हैं तो उनके प्रति क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। उन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के प्रति उनका कैसा एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। अब ये सही नहीं जान लिया लेकिन गलत जानकर भी इमोशंस आ रहे, तो इसका मतलब वो क्या है, एटीट्यूड है। इतनी बात पता लगी, हाँ या ना? जब हम किसी भी चीज को कॉग्निशन होकर हम जानकर इमोशंस भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ हम बिहेवियर भी करने लगे, उस तरह का व्यवहार में भी अगर उसको हम लिया है, तो इसको बोलते हैं थ्री डेफिनेशन या थ्री फैक्टर ऑफ एटीट्यूड। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए, एक्स क्या है, लड़का है। एक्स क्या है, लड़का है। सोशियोलॉजी में लड़के के लिए ट्रायंगल साइन बनाते हैं, और ये वाई क्या है, लड़की है। ठीक है, वाई को एक्स के बारे में ये पता है कि एक्स बहुत अच्छा लड़का है, बहुत पढ़ता है, वो करता है, लेकिन वाई को ये नहीं पता कि एक्स जेड काम भी करता है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करता है, ये ड्रग सप्लाई भी करता है, ये वो भी करता है, ये इतने करप्शन के काम करता है, नहीं पता है। लेकिन जो एक्स ने जो वाई के प्रति जो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई हुई है, जो शाख बनाई हुई है ना, उससे जो है वाई में एक्स के प्रति इमोशंस जाग उठे हैं, और अब एक दूसरे के प्रति बिहेवियर भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि वाई का एक्स के प्रति कैसा एटीट्यूड हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। लेकिन जिस दिन वाई को ये पता लगेगा कि एक्स बंदा जो है जेड काम भी करता है, या जेड भी है, उसका एक रूप जेड भी है, तो इसका कैसा नेगेटिव हो जाएगा, कैसा एटीट्यूड हो जाएगा, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉग्निशन में जब वो किसी बात को जानता है, सही जानता है या गलत जानता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जानता है, और उसके गलत जानने से या सही जानने से दूसरे व्यक्ति के मन में अगर इमोशंस जाग रहे हैं, इमोशंस का भावनाएं का अगर उद्गार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस लड़के का उस लड़के की उस लड़के में उस लड़के का उस लड़के के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एटीट्यूड। तो इतनी बात समझ में आई। और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आपको पता लग गया होगा ना कि जो भैया जी ये केरला स्टोरी मूवी में इस तरह की बातें बताई गई है, ये एक्स लड़का है, ये वाई लड़की है। एक्स ने अपने बारे में उसको रिझाने के लिए, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने बारे में कुछ इस तरह की बातें बताई जिससे लगने लगे कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है। लेकिन वाई को ये नहीं पता कि ये एक्स है ना, ये जेड भी है, इसका एक रूप जेड भी है, वो दिखा नहीं रहा है ये अपना। बाद में दिखाता है जब ये इसके बिल्कुल वश में हो जाते हैं, जब ये धर्मांतरण करा लेते हैं। केरला स्टोरी में ये तो दिखाया गया है, मैं एक्स मान लेता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, वाई मान ले सॉरी एक्स मान लेता हूँ मुस्लिम कम्युनिटी, वाई मान लेता हूँ हिंदू कम्युनिटी की लड़कियां। ये जो होते हैं इनसे प्यार से बातचीत तो करते हैं, अपने बारे में अच्छी बातें दिखाते हैं, रोने का झंझट करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे ड्रामे क्रिएट करते हैं, ताकि जो है इसके अंदर इमोशंस जाग उठे इसके प्रति। अब जैसे इमोशन जगते हैं, ये इसका धर्मांतरण करा लेता है। धर्मांतरण कराने के बाद फिर एक्स इसको अपना असली रूप दिखाता है जेड, कि ये एक्स नहीं रहा, ये जेड हो गया। अक्सर जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, प्रेमी प्रेमिका में भी यही चलता है। जब प्रेमी उसको रिझाने के लिए ये रूप दिखाता है, शादी के उपरांत अपना दूसरा रूप में आ जाता है। बात समझ में आई, हाँ या ना? अक्सर जो ये प्रेमी जो स्टोरी होती है ना, इनकी शादियां लॉन्ग टाइम तक इसलिए नहीं चल पाती। देखो उसको मैं बताता हूँ क्यों नहीं चल पाती है। कोई लड़का लड़की है, कॉलेज में एक दूसरे को देखकर इमोशन जग उठे, अट्रैक्शन हुई, और इन्होंने लगा लिया कि अब हम अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। ठीक है, दोनों के घर के राजी नहीं है, दोनों ने अपने घर वालों के अगेंस्ट कदम उठा लिया। लड़का बोलता है कि मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा, आपको मेरा साथ देना होना तो, नहीं तो मैं तो कर रहा हूँ। लड़की ने भी ऐसे छाल उठा लिया। अब जो लड़का था शादी से पहले, अब अगर उसको किसी भी चीज की आवश्यकता होती थी तो वह पापा से मांग लेता था, पापा नहीं देते तो मम्मी से, मम्मी भी ठुकराती थी तो बुआ जी के पास जाता था, फिर बुआ जी फोन करती थी पापा के पास, उसके भाई के पास, कि भैया जी ये क्या करते हो आप इसके पास। तो मतलब उस बच्चे के लिए इमोशनल सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे व्यक्ति थे। ऐसे ही लड़की के लिए
जब वे भागकर शादी करते हैं तो सारे इमोशनल जो सपोर्ट होते हैं वे टूट जाते हैं, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं रहता। ठीक है, अब उन दोनों के अंदर अब इमोशंस को शेयर वे एक दूसरे के साथ ही करेंगे, एक दूसरे के साथ ही करेंगे, कब तक करेंगे और कितने करेंगे। तो एक वक्त आता है कि लड़का बोलता है कि तेरी वजह से हुआ है जो हुआ है, नहीं तो मैं अच्छा खासा अपने परिवार के साथ था, वो था। अक्सर फिर रिश्ते भी फल हो जाते हैं, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता ना उनको, इसीलिए ये रिश्ते विफल होते हैं। ठीक है। मैं एक बार एटीट्यूड का एक बार और आपको डिफाइन कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं संभाव्य। संभाव्य का मतलब ध्यान से सुनिए, संभाव्य। संभाव्य संग का मतलब होता है संज्ञान, संज्ञान का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। सही जानो या गलत जानो, लेकिन जानना। ठीक है। और उससे फिर क्या होती है? भावनाएं जगती है। क्या होती है? भावनाओं का उद्गार होता है। अब जैसे ही भावना जगेगी तो उसके प्रति हमें व्यवहार करने की भी प्रेरणा मिलती है। व्यवहार करने की प्रेरणा। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल, एक्स है, वाई को देखकर, एक्स ने वाई को देखा, एक्स मान लेते लड़का, वाई मान लेते लड़की। साइकोलॉजी में माय डियर फ्रेंड, जो ट्रायंगल होता है ना वो पुरुष के लिए होता है और सर्कल जो होता है वो महिला के लिए होता है। ठीक है। जैसे कि एक्स जो है, एक्स लड़का है, वाई लड़की है। सो लड़का लड़की को देखकर अट्रैक्ट तो होएगा ही। ठीक है, लेकिन जैसे कि सपोज करो आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आप इस एग्जांपल को ध्यान से समझ पाओगे। आपके स्कूल की कोई लड़की जा रही है, आपकी क्लास की कोई लड़की जा रही है, आप उसको जानते भी हो, कॉग्निशन भी है बिल्कुल ही, और देखकर इमोशंस भी जाग रहे हैं, इमोशंस भी है। लेकिन बाइक के पीछे बैठे हो पापा, क्या तुम उस तरह का बिहेवियर कर पाओगे, व्यवहार कर पाओगे? उससे कहोगे कि हेलो हाय काम बता दे, तो पापा पीछे से थप्पड़ देंगे, क्या कर रहा है? होएगा या नहीं होएगा? सो एटीट्यूड की परिभाषा में कह सकता है कि जो व्यवहार होता है ना वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि एटीट्यूड और व्यवहार बिहेवियर में ना कई बार लिंक टूट जाता है, कुछ सामाजिक प्रेशर की वजह से, सामाजिक दबाव की वजह से। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए आप अगर इस बात को देख रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरकास्ट मैरिज का एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज हो रही है तो आपको उसको जानते भी है, इमोशंस भी जग रहे हैं और आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, फिर भी आप कुछ बोल नहीं पाओगे, कुछ बोल नहीं पाओगे क्योंकि आप व्यवहार नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप जानते हो, कॉग्निशन है, इमोशंस भी जग रहे हैं, आप बेचारे को मार देंगे, ये गांव के लोग बेचारे को गांव से बर्खास्त कर देंगे एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन आप उस प्रकार का बिहेवियर नहीं कर रहे हो। तो कहा जाता है कि जो एटीट्यूड की जो डेफिनेशन में व्यवहार का होना आवश्यक नहीं है। क्या आप एटीट्यूड का मतलब समझ पाए हो? एटीट्यूड में तीन आपको बातें याद रखनी है, इसके तीन पक्ष होते हैं। किसी भी चीज के प्रति आपका एटीट्यूड है या नहीं है, उसके कितने पक्ष है? तीन पक्ष है। कौन कौन से पक्ष? एक तो होना चाहिए संज्ञान, उसके बारे में जानना। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ अभिवृत्ति, कितने पक्ष है इसके? तीन पक्ष है। पहला, एक तो संज्ञान होना चाहिए, संज्ञान का मतलब जानना, फिर जानकर भावनाएं आना, फिर व्यवहार करने की प्रेरणा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एटीट्यूड। जैसे आपको कहता है कि यार संडे वाले दिन ना मेरा एटीट्यूड है कि पार्टी करना, बिल्कुल संडे का दिन तो अपन का दिन है, आराम से बैठेंगे, एसी चलाएंगे, एलईडी में अच्छी मूवी चलाएंगे, लाइट ऑफ करेंगे, कोल्ड ड्रिंक लाएंगे, समोसा लाएंगे, बर्गर खाएंगे। इसके प्रति जो इसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब संज्ञान भी है, इमोशंस भी जग रहे हैं। अब अकेला कमरे में खुले सांड की तरह बिहेवियर करेगा, व्यवहार करेगा, तो उसका उसके प्रति क्या हो गया? एटीट्यूड हो गया। ठीक है, तो संज्ञान किसी भी चीज का जानना,
अच्छा हो या गलत हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जानकर इमोशंस आना और उसके प्रति व्यवहार करने की प्रेरणा हो, उसको बोलते हैं हम एटीट्यूड। एक अभी एक लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एटीट्यूड जो होते हैं किसी भी विषय के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान को बोलते हैं। और एटीट्यूड में 3 पक्ष होते हैं, जब ये 3 पक्ष सामने हो जाते हैं तब हम बोलते हैं एटीट्यूड। ठीक है, अब एटीट्यूड की कुछ विशेषताएं हैं, अब उसको हम देखते हैं। ये आपने एटीट्यूड का मतलब समझ लिया। अब समझते हैं हम इसकी विशेषताएं क्या। अब इसकी क्या समझेंगे अभी हम विशेषताएं। पहले विशेषता क्या होगी कि भाई एटीट्यूड जो होते हैं ना सीखे जाते हैं, बहुत ही कम लेवल पर ही ये जन्मजात होते हैं, क्योंकि जेनेटिक का जीन का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। और कैसे प्रभाव पड़ता है, आज तक साइंस जो है मनोवैज्ञानिक इस पर खुलासा नहीं कर पाई कि ये कैसे होता है, टिप्पणी नहीं कर पाई है। तो पहले तो इसके 3 पक्ष होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं इसके 3 पक्ष, आपको 3 पक्ष याद रखने हैं। संज्ञान, ठीक है, संज्ञान, फिर भावनाएं, फिर व्यवहार। सीख के जाते हैं ये, क्या जाते हैं, सीखे जाते हैं ये, ठीक है। और इसकी क्या विशेषताएं होती है, मूल्यों से भी प्रभावित होते हैं। मूल्यों, मूल्य का मतलब मोरल, मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्यों का इन पर प्रभाव पड़ता है। अगर हमको बचपन से जो चीजें बातें बताई गई है भाई, उनके प्रति तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा या नहीं होगा। बचपन से हमें सिखाया गया कि बेटा मंदिर में जाना अच्छी बात है, मंदिर में रोज जाया करो, सुबह सुबह भगवान की पूजा करा करो, बचपन से बातें सिखाई गई है। तो जिस बच्चे को बचपन से ही ये बातें सिखाई गई है, तो बड़े होने के बाद उसका पॉजिटिव, उसका मंदिर के प्रति कैसा एटीट्यूड होएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होएगा। बचपन से ही उसको ये सिखाया गया है कि बेटा बड़ों के पैर छूते हैं, ठीक है। जब जैसे ही तुम्हारे बाप की उम्र का कोई व्यक्ति आए ना, तो उसके पैर छूने हैं, अपने पैर नहीं छूने हैं, उस अंकल के पैर छूने हैं। अक्सर होता है, अब जैसे कोई भी आता है तो हम कहते हैं कि अंकल जी नमस्ते, फूफा जी नमस्ते, क्योंकि हमारे संस्कार बताते हैं, हमारे हमारा नैतिक आचरण ही है कि क्योंकि बचपन से ही हमें बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट करने के लिए हमें पैर पैर छूने की बातें बताई गई है। तो इसीलिए हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं। बात समझ में, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनमें टकराव भी हो जाता है। जैसे आपकी गली का एक बहुत ही पियक्कड़ आदमी है, बहुत दारू पीता है, दबा के पीता है और दारू पीकर गाली गलौज करता है, ठीक है। अपनी जो घरवाली है, अपनी वाइफ है, उस पर टिप्पणी करता है गंदी गंदी तरीके से, समाज पर भी प्रभाव पड़ता है वो तुम्हारे बाप की उम्र का, मतलब जिस उम्र के तुम्हारे फादर है, उसी उम्र का वो है। किसी कारणवश तो वो तुम्हारे घर आ जाए, अब तुम्हारे नैतिक मूल्य क्या बोलते हैं कि अपने बड़ों के पैर छूना, ठीक है। तो बाप बोलेगा कि बेटा चलो अंकल आए, अंकल के पैर छू। तो हमारे मन में इस प्रकार की भावना होगी, इस दुष्ट के तो मैं पैर नहीं छू, इतना इतना गंदा बोलता है ये, बस पूछो मत, मैं तो इसके बिल्कुल भी पैर नहीं छूंगा। लेकिन बाप जो फादर है, हम फादर के प्रेशर में पैर छुएंगे नहीं छुएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपने जो बिहेवियर होता है, हम सॉरी, जो हमारे अंदर की जो भावनाएं होती है, उसके विरुद्ध भी हम काम करते हैं, उसके विरुद्ध भी हम व्यवहार करते हैं। तो जो मूल्य होते हैं, यहाँ पर समझने का बात, तो जो मूल्य, जो वैल्यूज होती है, कहीं ना कहीं वो भी हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव एप्टीट्यूड बनाने में सहायक होते हैं। प्राय क्या किए जाते हैं, सीख के जाते हैं। मूल्यों का प्रभाव भी पड़ता है इन पर, किसका प्रभाव, मूल्यों का प्रभाव, ठीक है। जो बचपन से हमें चीजें बात बताई गई है उसके प्रति, जैसे बचपन से बोला बेटा किसी जीव को मत मार, तो सामान्य सी बात है वो किसी मुर्गे को मारने में कोई रुचि नहीं होगी, ठीक है। और क्या किया जाता है भैया जी, ये मतलब स्थिर पर परिवर्तन है, स्थिर पर
परिवर्तनशील है। मतलब ये है कि इनको परिवर्तन करना। स्थिर का मतलब होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। ठीक है। स्थिर पर परिवर्तनशील है, मतलब इनको बदलना जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। बचपन से जो हमें बातें बताई गई है, बड़े होकर उनको बदलना बहुत ही मुश्किल होता है, इजी वे में बदले नहीं जाते। ठीक है। और ये मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज का भी काम करते हैं। मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज मतलब किसी बड़े व्यक्ति को देखकर कि कोई बड़ा व्यक्ति ये काम कर रहा है, उसको देखकर अपना एटीट्यूड भी उसी के जैसे बनाना। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति कहता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक ना अच्छी चीज नहीं होती है, विस्की पियो विस्की। तो फिर आप कभी उसको देख कर ही क्या कैसा एटीट्यूड हो जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। जैसे आप बोल, अब स्कूल में अगर आपने देखा होगा जो टीचर जो कार्य करता है ना, बच्चे उसी के जैसा काम करने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि किसी उच्च व्यक्ति, किसी जो हाई हाई प्रोफेशन का जो व्यक्ति है ना, उसका एटीट्यूड देखकर अपना एटीट्यूड में बदलाव करना, ये भी एटीट्यूड का एक पार्ट होता है। जैसे कि बड़ा व्यक्ति कोई बोल दे कि अरे नहीं नहीं भाई ये चीज अच्छी होती है। जैसे अक्सर कोई बोल दे कि शाहरुख खान जो होता है क्लोजअप कोलगेट करता है, तो मैक्सिमम लोग यही करेंगे और एग्जांपल देंगे भाई शाहरुख खान भी तो यही करता है। तो मतलब किसी हाई प्रोफेशन से कोई भी उच्च बहुत ही सफल व्यक्ति होता है, जैसे वो करता है वैसे ही हम काम करने की कोशिश करें वो। ठीक है। जैसे कोई बोल दे कि ब्लैक कलर की शर्ट जो होता है ना सलमान खान अधिकतम पहनता है, तो मैं भी ब्लैक कलर की शर्ट पहनूंगा। इस प्रकार की एक्टिविटीज की सलमान खान इस पेन को यूज करता है तो मैं भी इसी पेन को यूज करूंगा। तो उसको बोलते हैं मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज। किसी हाई प्रोफेशनल लोगों के एटीट्यूड को समझकर अपना एटीट्यूड बदलना, ये अब इसकी क्या होगी, विशेषताएं होगी। अब हम समझेंगे कि जो एटीट्यूड होते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। एटीट्यूड जो किसी भी चीज के प्रति हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव जो रुझान होता है वो बनता कैसे है, अब उसको समझते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति की फॉर्मेशन। सबसे पहला, तो इसमें तीन फैक्टर हम यूज करेंगे। पहला होता है सोशल फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक कारण। दूसरा होता है पर्सनैलिटी फैक्टर, व्यक्तित्व से जुड़े कारण। तीसरा होता है जेनेटिक फैक्टर, वंशानुगत कारक। किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड बनने में तीन तरह के फैक्टर काम करते हैं। फर्स्ट इज सोशल फैक्टर, सेकंड इज पर्सनैलिटी फैक्टर, थर्ड इज जेनेटिक फैक्टर। तो हम वन बाय वन फैक्टर पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल फैक्टर पर। चलिए आप इसकी हेडिंग बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा सोशल फैक्टर। अब सोशल फैक्टर को हम देखते हैं। देखिए सोशल फैक्टर में भी कई चीजें आती है। सबसे पहले आते हैं वांट सेटिस्फैक्शन। वांट सेटिस्फैक्शन, ठीक है। वांट सेटिस्फैक्शन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, सीमित जानकारी। वांट सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं इच्छा पूर्ति, ठीक है। इसको बोलते हैं सीमित जानकारी। क्या बोलते हैं हम, सीमित जानकारी। और थर्ड आता है आपका
लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, पहले इनको समझ लेते हैं हम। वांट सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिस चीज से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए उसके प्रति हो जाता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जिस चीज से हमारी इच्छाएं क्या हो जाए, पूरी हो जाए, उसके प्रति क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। जिससे इच्छाएं पूरी नहीं हो तो उससे क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे सपोज कीजिए जो मम्मियाँ होती हैं ना, मम्मियाँ लगभग बच्चों के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का काम करती है। मम्मियाँ जो होती है अपने बच्चों के लिए सारी ख्वाहिश पूरी कर देती है, तो अधिकतर बच्चों का अपनी मम्मियों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, क्योंकि मम्मी से उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। ऑब्वियस है यार, जो भी पेपर में आपको जो भी आंसर दिखाएगा आप उसके साथ अच्छी मित्रता बनाओगे, आपको अरे यार ये तो मेरा मित्र है, जो जो मेरे सारे एग्जाम में दिखाते हैं मुझे। ठीक है। वांट सेटिस्फेक्शन मतलब इच्छा पूर्ति, इच्छा आवश्यकता पूर्ति, कि जिस इच्छा जिस चीज से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है उसके प्रति हो जाता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। जिससे नहीं होता है तो उससे हो जाता है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड। मुसीबत में हम अगर हमारी कोई सहायता करते तो हम उसी के गुणगान गाते हैं नहीं गाते हैं, अरे यार इस जैसा लड़का तो है ही नहीं कहीं, मैं इस मुसीबत में था उसने मुझे इस मुसीबत से निकाल दिया, इस मुसीबत में इसने मेरा साथ दे दिया जब घर वालों ने नहीं साथ दिया, इस मुसीबत में यार उसने मुझे पैसे दे दिए जब मेरे घर वाले देने से मना कर गए। तो वो तो उस व्यक्ति के प्रति अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा कि भाई इस व्यक्ति वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। जिस व्यक्ति से आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होता है। जैसे कि एग्जाम में आप कोई टॉपिक पढ़ के गए और आपको पता लगा कि यार ये तो एग्जाम में आया ही नहीं है क्वेश्चन, तो कहेगा कि यार ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं है, मैं इसको क्यों याद करूँ अगली बार। ठीक है, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। जैसे कि कोई प्रश्न जो होता है ना हर बार रिपीट होता जाता है, तो टीचर बोलते हैं कि बेटा इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना, ये तो पक्का आएगा ही आएगा। हर बच्चे उसी को रटते हैं क्योंकि उनका उसके प्रति क्या हो जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। ठीक है। तो मुझे पता पता लग गया होगा आपको कि वन सेटिस्फेक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में। एक होता है सीमित जानकारी। किसी भी व्यक्ति के प्रति अब हम अपना पॉजिटिव या नेगेटिव रुझान बनाने के लिए हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही होती है, पूरी जानकारी तो होती ही नहीं है। हरियाणा वाले अक्सर बोलते हैं कि जो बिहारी होते हैं ये बहुत ही बेकार आदमी होते हैं, बहुत ही ये वे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग अच्छे नहीं होते हैं, या इस कम्युनिटी के लोग खराब होते हैं। भाई उनके पास सीमित जानकारी ही तो है। अब भाई कोई, अब कोई कहता है बिहारी हाथ से चावल खाते हैं, हाथ से चावल खाते हैं, ये कोई खाने का सेंस हुआ? भाई वो हाथ से चावल खाना उसका कल्चर का पार्ट है, उसकी संस्कृति का पार्ट है। कोई व्यक्ति कहता है कि मछली खाता है, मछली खाता है, भाई जहाँ मछली खाए ना वो उसके जियोग्राफिकल रीजन ने खाना सिखाया है कि जिस भौगोलिक क्षेत्र में वो पला बड़ा है, परवरिश हुई है उसकी, उस क्षेत्र विशेष ने उसको इन सब के लिए आकृष्ट किया है। तो उसमें उस व्यक्ति की क्या भूमिका होगी, जब बचपन से वो ये कार्य कर रहा है तो उसका तो उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। तो किसी भी व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड बनाने से पहले उसके लिए हमें कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। या तो बात स्पष्ट है? ठीक है। तो एटीट्यूड की फॉर्मेशन में दो चीजें काम करेगी। तो वांट सेटिस्फेक्शन, जिस चीज से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए उसके प्रति हमारी क्या हो जाती है आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, जिससे नहीं होता है तो नेगेटिव। और किसी भी, अब ये आपके ना पर्सनल लाइफ में भी रह गई सीमित जानकारी वाला, तो किसी व्यक्ति के बारे में राय बनाने से पहले उसके बारे में सीमित जानकारी लेना बहुत ही आवश्यक है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही होना चाहिए। अगर कोई बोले कि यार इस कम्युनिटी के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, तो सबसे पहले आप सीमित जानकारी लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। अक्सर बोलते हैं कि नागालैंड में लोग जो होते हैं कुत्तों को खाते हैं, इसीलिए जो होते हैं नागालैंड के लोगों को पसंद ही नहीं करते हैं। आपने सुना है कि कोई नागालैंड के जो व्यक्ति दिल्ली वगैरह में भी आते हैं तो उनके उन पर इतनी टिप्पणियां कर देते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में। क्यों करते हैं भाई? नागा नॉर्थ ईस्ट में ना सिर्फ एक कम्युनिटी ही है जो एक कुत्ते को खाते हैं। भाई तुम बकरे को खाओ वो गलत नहीं है, वो कुत्तों को खाते हैं तो वो गलत है। समझे? तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, दो फैक्टर ही होगी। तीसरा फैक्टर होता है आपका कल्चरल फैक्टर। क्या होता है? कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक।
ठीक है। बचपन से जो आप तीज त्योहार बनाते आ रहे हो, तो उन तीज त्योहारों के प्रति आपका कैसा एटीट्यूड होएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड होएगा। सांस्कृतिक कार्य में बचपन से ही, जैसे कि हर कम्युनिटी के लोग जो होते हैं बचपन से ही ना अलग अलग धार्मिक स्थानों पर अपनी पूजा करते हैं। ठीक है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, तो जिस भी क्षेत्र विशेष स्थान में जाता है उसके प्रति उसका कैसा एटीट्यूड होगा? पॉजिटिव एटीट्यूड होएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि भैया जी, जिस मैं जहाँ से संबंधित हूँ, तो हमारे यहाँ पर जो दोग मारे जाते हैं ना, वो जींद जाते हैं मेरा कार पे। तो बचपन से गए हुए हैं, तो यार हमारा भी वहाँ के प्रति क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है। जाने से एक दो दिन पूरा, जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, आई मीन 8वीं 9वीं में थे, जब बहुत उत्साह होता था, अरे यार कल तो वहाँ जाएंगे, एक गाड़ी में जाएंगे, सभी एक ट्रक जाता था, उस ट्रक में सभी बैठ कर जाएंगे, आनंद लेंगे, भरपूर लेंगे इस पर, क्योंकि वो हमारा कल्चरल फैक्टर का पार्ट रहा है। तो ऑब्वियस है कि वहाँ के प्रति हमारा कैसा एटीट्यूड होएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड होएगा। तो जिस भी संस्कृति को हम बचपन से बना रहे हैं, तीज त्योहार को बना रहे हैं, तो उसके प्रति हमारा कैसा एटीट्यूड होएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड होएगा। तो एटीट्यूड की फॉर्मेशन में कल्चरल फैक्टर भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। ठीक है। और ग्रुप, अब हम समझते हैं ग्रुप भी करता है। ग्रुप, समूह। देखो ग्रुप में वैसे 3 टाइप के हैं। ग्रुप बी, आपको कैसा ग्रुप मिला है, कैसा ग्रुप नहीं मिला है, आपके यार दोस्त कौन है कौन नहीं है, वे भी आपके एटीट्यूड की फॉर्मेशंस में कहीं ना कहीं रोल प्ले करते ही करते हैं। जैसे ग्रुप को अगर मैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूँ, एक तो होता है प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी, और एक होता है रेफरेंस ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे, जैसे फैमिली ग्रुप हो गया, फेस टू फेस कम्युनिकेट हो जाता है, इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं। जो प्राइमरी ग्रुप होता है, घर परिवार का हो गया, यार दोस्त का हो गया, ये सब के सब के होते हैं प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। और एटीट्यूड की फॉर्मेशन में प्राइमरी ग्रुप्स का बहुत बड़े रोल होता है। प्राइमरी ग्रुप्स में तो आप समझो कि प्राइमरी ग्रुप्स में आते कौन कौन है। सबसे पहली बात है, छोटे ग्रुप होते हैं। क्या होता है? बहुत ही छोटे से ग्रुप होते हैं। ठीक है। इसमें आपकी फैमिली आ जाएगी, फ्रेंड्स आ जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार के जो फैमिली होगा, फ्रेंड्स होगा, छोटे छोटे एक दो दोस्त हो गए, इस प्रकार के ग्रुप्स को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप्स। इस ग्रुप में क्या होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेट होता है। क्या होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेट, इमोशंस के साथ होता है। जैसे कोई मित्र होता है, अब एक मित्र वो काम करेगा तो हमारे भी लालसा होगी कि अरे यार ये भी तो कर रहा है, ये दुष्ट भी तो चीटिंग करता है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं पढ़ूं, मैंने ठेका ले रखा पूरी क्लास का, सब चीटिंग करते हैं, मैं क्यों पढूं। इस तरह का भाव तो आता ही है यार। जब एक क्लास में आप एग्जाम दे रहे हो, सभी बच्चे ही चीटिंग कर रहे हो, तो आप भी सोचोगे कि मैं भी चीटिंग करता हूँ। जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, इनमें जो एटीट्यूड की फॉर्मेशन में ये भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। सेकेंडरी ग्रुप हो जाता है भैया जी बड़ा ग्रुप, बड़ी यूनिवर्सिटी है, कई बच्चे हैं, तो यार हमें क्या है, कई बच्चे हैं, अब जैसे अगर हम थोड़ी करेंगे वैसा, इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, इमोशनल नहीं जाग पाते हैं, तो सेकेंडरी ग्रुप का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना प्राइमरी ग्रुप का पड़ता है। एक होता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप उसे बोलते हैं आप उसका हिस्सा नहीं है। जैसे कि आप सपोज कीजिए अभी अगर अगर आप क्लास वगैरह में पढ़ रहे हो, 9 10 11 12 में पढ़ रहे हो, तो आपके मन में भी इच्छा, 12वीं क्लास के मन में इच्छा होती है, 12वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके मन में ज़्यादा इच्छाएं होती है कि यार हम भी कॉलेज में अभी से ही जाना स्टार्ट कर, जब भी 12वीं में ही होते हैं, फिर सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह हम भी इस कॉलेज का ग्रुप बन जाए, इस कॉलेज का पार्ट बन जाए, लेकिन वो अभी है नहीं है। उस होता है यार कि आप 12th क्लास में हो, आपको लग गया कि यार मेरे लिए तो ना ये यूनिवर्सिटी बहुत ही बेस्ट है, ये कॉलेज बेस्ट है, किसी तरह एक बार क्लास 12th हो जाए, बस इसी यूनिवर्सिटी में लठ गाड़ना है, इसी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है। क्लास 12th से ही, आप क्लास 12th में है, आप उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप बनना चाहते हैं। ठीक है। अगर है तो उसमें ही रहना चाहते हैं। रेफरेंस ग्रुप का मतलब है कि अगर आप पार्ट नहीं है तो होना चाहते हैं।
जैसे आप क्लास 12th में हो, उस यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं होना चाहते, अगर आप उस यूनिवर्सिटी में हो, अगर आप पार्ट हो उस यूनिवर्सिटी का, पार्ट हो, तो उसी यूनिवर्सिटी में आप बने रहना चाहते हैं, उसी यूनिवर्सिटी में आप बने रहना चाहते हैं, इसको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप्स, तो ग्रुप्स भी कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड की फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये बात समझ में आई, हाँ या ना? एक होता है सोशल लर्निंग। अच्छा, सोशल लर्निंग में दो कॉन्सेप्ट समझिए आप। देखो सोशल फैक्टर में है, देखो सोशल फैक्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको आप देख लीजिएगा। सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर जो होते हैं एटीट्यूड की फॉर्मेशन के लिए कैसे कैसे कार्य करते हैं, उस पर हमने चर्चा कर रहे हैं। उसमें से हमने कौन कौन से फैक्टर पर बात कर ली कंप्लीटली, उसकी एक हम लिस्ट बना लेते हैं। जैसे कि वांट सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। और हमने लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ग्रुप्स पर हमने बात कर लिया है। सोशल फैक्टर पर हमने बात कर लिया है, सॉरी कल्चरल फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग समाज द्वारा से लर्निंग को ना संज्ञानात्मक अधिगम बोलते हैं, अधिगम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, अधिगम सामाजिक अधिगम। देखो सोशल लर्निंग में ना दो कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग क्या पढ़ेंगे? इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। एक पढ़ेंगे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग में हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का, बच्चे का एटीट्यूड चेंज करने के लिए ना हम उसको पनिशमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं, पनिशमेंट करते हैं। जैसे किसी बच्चे का बचपन ही छोटी सी उम्र में ही धूम्रपान के प्रति एटीट्यूड बन जाए, अरे यार जब तक स्मोकिंग नहीं कर लेगा तब तक उसका मन नहीं मानेगा। अक्सर होता है। तो बचपन की, बचपन से ही जब उसमें क्या हो जाए, किसी चीज के प्रति एटीट्यूड हो जाए, उसको एटीट्यूड चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पनिशमेंट करते हैं। अक्सर बाप बोलता है कि बेटा अगली बार जो तूने छुट्टा मारा तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगा, बोलते हैं, तो हम उसको पनिशमेंट करते हैं। अगर उसका नेगेटिव एटीट्यूड है, जैसे कि किसी बच्चे को हो जाता है कि यार नहीं यार मुझे ये अच्छे बच्चे नहीं लगते, तो माता पिता बोलते हैं अगर बेटा तूने उसके साथ खेला ना या उससे बात की तो मैं तेरे को कुछ ना कुछ अवार्ड दूंगी, ठीक है, तेरा ना कहीं सम्मान होएगा, आपकी ना रिस्पेक्ट होएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पनिशमेंट कर कर, अवार्ड देकर, बच्चे की निंदा कर कर, बुराई कर कर उसके एटीट्यूड में जो परिवर्तन करना होता है, इस प्रकार की लर्निंग को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। अवार्ड के माध्यम से, पनिशमेंट के माध्यम से, ठीक है, रिस्पेक्ट के माध्यम से, उसकी निंदा कर कर, भर्त्सना कर कर, इनके आधार पर अगर हम बच्चे की एटीट्यूड को चेंज करने की करने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, देखो अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से ही सीखते हैं। वो ये नहीं सीखते हैं कि हमारे माता पिता क्या कह रहे हैं या नहीं क्या कह रहे हैं, वे ये कहते हैं कि माता पिता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी बातें सिखाना चाहते हो, आप बोलते हो कि बेटा बीड़ी नहीं पिया करते, बाप बोलता है अपने बाप को, बेटे को समझा रहा है बेटा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू इनसे दूर रहते हैं, बिल्कुल नहीं पिया करते, इनको गंदे होते हैं, बैड हैबिट होते हैं, लंग्स खराब करते हैं। और बाप अपने आप सुट्टा मार के बता रहा है ये बात, एक सुट्टा मार रहा है, ऐसे ऐसे करो, और अपने बाप बेटा को ज्ञान दे रहा। क्या संभावना है कि बच्चा आगे,
कि बेटा बिल्कुल भी वो नहीं मारेगा, सूटा नहीं मारेगा, मारेगा। उसको पता है यार मेरा बाप पीता था, कि कैसे कैसे छल्ले छोड़ता था, मैं क्यों नहीं छोड़ लूंगा, मैं क्यों नहीं धुआं निकाल लूंगा। तो हमेशा याद रखना, बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कह रहे हो, बच्चे वो करने का प्रयास करेंगे जो आप कर रहे हो। दो भाई अपने आप अलग रह रहे हैं और बात करते हैं कि उनके बच्चे एक साथ रहे, कैसे रहेंगे भाई? आप लोगों ने तो, आप लोग तो नहीं रहे और अपने बच्चों से उम्मीद कर रहे हो। तो इसमें क्या याद रखना है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बच्चे देख कर सीखते हैं, ना कि इससे सीखते हैं कि जो आप कह रहे हो। ये हो गई सोशल लर्निंग, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट और आता है आपका कंडीशनल क्लासिंग, उसको और समझ लेते हैं। देखो, रशिया में ना एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, ईशा, ऐसा ही कुछ है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है कोई भी है। रशियन साइकोलॉजिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या नाम है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या कहता है, मैं इसको ना कोई एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ एग्जांपल से? ये सपोज करो, ये एक श्वेत वुमेन है। क्या है ये? श्वेत, व्हाइट वुमेन है, और ये इसका बच्चा है। और यहाँ से आ रहा श्वेत का मतलब समझते हो ना, रशिया में, यूएसए में बहुत चलता है श्वेत। और यहाँ से आ रहा अश्वेत पुरुष। यहाँ से क्या आ रहा है? ये एक अश्वेत पुरुष है। ये महिला जैसे ही इस पुरुष को देखेगी ना, अपने बच्चे को साइड में कर लेगी। जैसे कि अपने बच्चे को ले रही है, जैसे इसका बच्चा यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये भाई साहब ऐसे ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे ऐसे जा रहा है। अब जितना ज्यादा नजदीक आ गया, अपने बेटे को यहाँ पर लेगी कि बेटा इस तरफ आओ, बेटा फिर आ जाएगा, हाथ पकड़ के आएगी। फिर बेटा यहाँ पर आ जाएगा दोबारा, या कहेगी बेटा इस तरफ आओगे। अब जैसे जैसे ये पास में आएगा, या और कभी भी ये पास में आएगा, तो माँ को बच्चे का हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा, बच्चा अपने आप ही आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल। कि अगर हम बच्चे के साथ कोई भी काम पहले कराते, ये और जीवों में भी होता है, बच्चे से कुछ कह दे कि ऐसा करो, या किसी को देखकर हम उसके तरह से वैसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो आगे वो उसी व्यक्ति को देखेगा, तो हमको कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही वो काम करेगा। इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। समझ गए? ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल जैसे समझते हैं, आप अपने पापा के साथ ना कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहीं पर मान लो रोहतक गए हुए हो, ठीक है, और एक रास्ता बहुत ही खराब है, आप चाहते हो अपने पापा के साथ, पापा कहते वो पापा कहते हैं कि बेटा इस रास्ते से ले ले, उस रास्ते से मत ले, तो वो बोलता है कि ठीक है पापा। अगली बार फिर भी जाते हैं, बाप बोलते हैं कि बेटा इस रास्ते से ले ले, फिर तीसरी बार बाप को बोलना नहीं पड़ेगा, बेटा अपने आप ही उस रास्ते से ले लेगा, हर बार उसी रास्ते से ले लेगा। यही होता है क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल। अक्सर कुत्तों में भी ये ज्यादा होती है। आप एक कुत्ते के पास जाओ, एक रोटी गिर दो, अगले दिन वो तुम्हारे पास ही आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल। सोशल फैक्टर में फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में हमने टॉपिक कवर किया सोशल फैक्टर वाला। ये वाला हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पर्सनैलिटी से रिलेटेड। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है ना, पर्सनैलिटी क्या होती है? व्यक्तित्व, स्थिर अवस्थाओं का वो समूह। पर्सनैलिटी का मतलब समझिएगा, स्थिर अवस्थाओं का वो समूह जो व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से पृथक करता है, अलग करता है, उसको बोलते हैं हम पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। ठीक है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई एग्रेसिव होता है, तो कोई पैसिव होता है, कोई सबमिसिव होता है, कोई असर्टिव होता है। ठीक है। अगर हम फिजियोलॉजिकल के आधार पर बात करें तो कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। समझ गए?
तो उसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। स्थिर अवस्था वो समूह जो किसी भी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से पृथक करता है, अलग करता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी फैक्टर कौन कौन कैसे कैसे बच्चे व्यक्ति के एटीट्यूड को डिफाइन, एटीट्यूड का निर्धारण करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस। जिस व्यक्ति में इंटेलिजेंस ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, उसका एटीट्यूड किसके प्रति होगा, मैथ के क्वेश्चन के प्रति, मैथ को ज्यादा सोल्व करेगा, चेस खेल लेगा ज्यादा से ज्यादा, सुडोको गेम खेल लेगा ज्यादा से ज्यादा, जिसका इंटेलिजेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसका लॉजिकल रीजनिंग के प्रति क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। हर वक्त कुछ ना कुछ नई चीज सोचने की, करने की जिज्ञासा मन के अंदर से आती रहेगी, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस का लेवल ज्यादा है। किसी व्यक्ति का अगर इंटेलिजेंस का लेवल कम है तो वो क्या करेगा, रील बनाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, अक्सर मैक्सिमम टाइम तो वो क्या देखता रहेगा, रील देखता रहेगा, आलस्य बनेगा, लेजी बनेगा, काम से बचने की कोशिश करेगा, इस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन से भागेगा, अरे नहीं यार मैथ से डर एक्सेप्शनल है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को मैथ नहीं आता उसमें इंटेलिजेंस का लेवल कम ही होता है। ठीक है, हम इंटेलिजेंस को भी एप्टीट्यूड में अच्छे से समझेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें भी मैंने इंटेलिजेंस को एलोबरेटली बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखना, लक्ष्य टाइप इमोशनल इंटेलिजेंस देखना, मेरा वीडियो आएगा देख लेना। एक होता है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। कुछ व्यक्ति होते इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, कुछ होते एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट बोलते हैं ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, शर्मीले होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे रहते हैं, बोलते नहीं है किसी से। ठीक है, वो इंट्रोवर्ट होता है। एक एक्सट्रोवर्ट होता है जिसको बिना बोले रहा ही नहीं जाए, बिना मजाक किए रहा ही नहीं जाए, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट। अब जैसे कहीं पर डीजे वगैरह चल रहा हो तो जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, जहाँ डीजे बज रहा है, डीजे से बजने से पहले ही नाचते नाचते चले जाते हैं, और जैसे डीजे पर पहुंचते हैं तो डिस्को डांस करना स्टार्ट हो जाता है। एक नागिन बनता है और एक स्पेरा बनता है। वो कौन से होते हैं, एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति होते हैं, उनके उनके प्रति एटीट्यूड है। और अक्सर मैंने देखा है कि जब व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट जो व्यक्ति डीजे पर डांस करते हैं तो वो दूसरे व्यक्ति को जरूर हाथ खींच के लाते हैं कि आओ भाई तुम भी नाचो, डांस देखने के लिए खड़े हो, हमारा जल्दी से आता है लाओ, हम नाचेंगे तुम देखोगे, ये कौन सी बात है, चलो तुम भी नाचो, ऐसा देखा होगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति का इंट्रोवर्शन या एक्सट्रोवर्ट होना क्या होता है, व्यक्ति का एटीट्यूड के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे कि डीजे हो गया, शादी वगैरह हो गई, बात समझ में आई, हाँ या ना। और कोई एक्टिव होता है, अरे हर काम के लिए एक्टिव रहता है, कुछ भी काम कह लो अरे बिल्कुल कर देंगे, अभी कर देंगे, वो कर देंगे, फोड़ देंगे, कर देंगे सब कुछ। एक्टिव एक्टिव होते हैं, जो एक्टिव होते हैं ना ये हर काम। अब कोई भी फंक्शन है, घर में कोई भी फंक्शन होएगा, किसी कोई भी इवेंट होएगा स्कूल में, सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे पाएंगे ये आपको, स्कूल के फंक्शन में, घर के फंक्शन में, वो एक्टिव पर्सन रहते हैं। एक रहते हैं पैसिव रहते हैं, बिल्कुल ही पैसे, इनको कुछ लेना ही नहीं देना ही नहीं, बस खाना है, सोना है, पड़े रहना है, टीवी देखना है, गेम खेलने, पैसिव होते हैं, कामचोर होते हैं। इसके ऊपर मनुक दास जी कह गए हैं, अजगर करे न चाकरी, तो अजगर करे न चाकरी, ऐसे ही कुछ है, देखना यार, ध्यान नहीं कर पा रहा मैं। अजगर करे न चाकरी, तो अजगर करे न चाकरी, दास करे न काम, ऐसा ही कुछ है, देख लेना यार। ठीक है, सो पर्सनैलिटी फैक्टर एज ये डिपेंड करते हैं। चलिए, हाँ ये था, अजगर करे न चाकरी, सभी के दाता राम, दास मुलुक जी कह गए, सबके दाता राम, ऐसा ही कुछ है, मैं अभी भी सही नहीं कर पा रहा हूँ, आप इसको देख लेना। अरे हाँ यार, याद आ गया, अब से याद आया बिल्कुल। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक जी कह गए, सभी के दाता राम। अच्छा श्लोक है ये भी, अजगर करे न चाकरी, इसका मतलब समझे हो आप,
ये पैसिव वालों के ऊपर बोल रहा है, मैं लोग दास दिन जो पैसिव व्यक्ति होते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक जी कह गए सभी के दाता राम। ठीक है, अजगर करे ना चाल, अजगर कुछ काम नहीं करे, पंछी कुछ नहीं करे, दास मनुष्य जी कह गए सब के दाता राम। अरे यार, जो ईश्वर ने मानव शरीर दिया तो खाने के लिए वो देगा, पेट दिया तो खाना वो देगा, इसका भाव ये है। चलिए, हमने सोशल फैक्टर बात कर लिया, पर्सनैलिटी फैक्टर पे चर्चा कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक फैक्टर की। एटीट्यूड के फॉर्मेशन में जेनेटिक फैक्टर भी काम करते हैं, नहीं करते हैं, बहुत ही सीमित मात्रा में काम करते हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कैसे करते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इसी बात को में चिंतित है। जेनेटिक पर हम बात कर लेते हैं। तो जेनेटिक में क्या करते हैं, एम्ब्रियो हुए, एम्ब्रियो पता है आपको, जो मादा के पेट में जो बच्चा होता है ना, उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, हम दो एम्ब्रियो ले लेते हैं। एक तो होता है आइडेंटिकल ट्विंस, और एक होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। क्या होता है? नॉन आइडेंटिकल आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस उसे बोलते हैं जो एक ही एम्ब्रियो से टूटकर बने हो। जो एक एम्ब्रियो था, वे एम्ब्रियो दो में कन्वर्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं जो अलग अलग आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, हमने ये देखा गया कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, या जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस में जो भी तो कोई एम्ब्रियो होंगे, उनका ना सेम ही एटीट्यूड रहेगा। एक व्यक्ति अगर इस चीज को पसंद करता है, दूसरा भी इस चीज को पसंद करेगा। जैसे कि एक बोल दे कि मुझे ना फूड में ना बर्गर पसंद था, तो दूसरा भी पसंद करेगा। कई व्यक्तियों में देखा गया। और इनकी जियोग्राफिकल रीजन चेंज कर कर भी, इनका जियोग्राफिकल मतलब कि इनके आसपास का जो है भौगोलिक परिदृश्य भी बदल कर देखा गया ना, तो भी हमें यही पाएगा। जियोग्राफिकल रीजन को चेंज किया गया, फिर भी इनके एटीट्यूड में कोई भी इतना डिफरेंस नहीं पाया। बहुत ही सीमित मात्रा में कहा गया, लेकिन अभी तक इस पर पुष्टि नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, एटीट्यूड में अभी आज की वीडियो में हमने सीखा एटीट्यूड क्या होता है, इसकी विशेषताएं कैसी होती है और ये बनते कैसे है। इसमें ना बहुत सारी बातें जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। कि इसमें एक क्वेश्चन भी आने वाला है, कैसे किसी को प्रभावित करे, उसको कैसे प्रभावित करे, ये भी आएगा इसमें, लेकिन वो पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 2 में देखना। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें रह चुकी है, और मुझे लगता है कि आज की क्लास में या आज की वीडियो में सारी बातें कवर नहीं हो पाएगी। सो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए चर्चा करेंगे। एटीट्यूड का पार्ट 2 आएगा, उस पर देखना। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।